नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रोफेसर पुष्पेश पद के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक और सर्वेक्षण पर। हम हर सप्ताह आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर आते हैं, जिसमें हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर, व्यक्तियों पर, बदलते शक्ति समीकरणों पर हम निगाह डाल सकें, जो हमारी राष्ट्रीय हित को प्रभावित करते हैं, हमारी विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण है। और पिछली बार हमने अपने अनुभव में पाया है कि किसी एक विषय पर लंबा व्याख्यान देने के बनस्पत यदि हम 2-3 छोटी घटनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो जो प्रतियोगी परीक्षा के प्रत्याशी हैं, उनको इसका लाभ सबसे ज़्यादा होता है। वो एक बार में 4-5 मिनट की एक टिप्पणी अच्छी तरह ग्रहण कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। हम चूँकि हर बार व्याख्यान के साथ आपको पीडीएफ सुलभ कराते हैं, तो हमारा आग्रह और सुझाव ये है कि आप भाषण सुनें, उस वक़्त पीडीएफ को पढ़ने की कोशिश न करें। मगर जब पृष्ठभूमि जिसकी आपको न पता हो, कई ऐसे छात्र होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, जिन्होंने न राजनीति शास्त्र पढ़ा होता है, न इतिहास पढ़ा होता है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी, एक संदर्भ प्रस्तुत किया जाए। तो हम पीडीएफ जो सुलभ कराते हैं, उसमें बहुत सारी जानकारी ऐसी होती है जो आपको इस समय लगता है अनावश्यक ब्यौरे हों, मगर जब आप बाद में इस विषय को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं या इस सप्ताह के व्याख्यान की तुलना करना चाहते हैं, संदर्भ देखना चाहते हैं किसी पुराने व्याख्यान से, तो ये सामग्री आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। हमारा सुझाव है कि आप इस वक़्त भाषण सुनें, संवाद सुनें और फिर पीडीएफ की सामग्री को बार-बार दोहरा सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस बार हम 2-3 चीज़ों पर विचार कर रहे हैं कि जो हिंद महासागर क्षेत्र में उथल-पुथल हो रही है, क्या वो एक समुद्री बवंडर की तरह है? क्या कुछ घट रहा है आसियान प्रदेश में? कैसे चीन का आक्रामक विस्तार वहाँ बढ़ रहा है? भारत की क्या प्रतिक्रिया वहाँ हो सकती है? आज क्या हो रही है? भविष्य में क्या हो रही है? समसामयिक घटनाक्रम मलेशिया में, इंडोनेशिया में या अन्यत्र क्या देखने को मिल रहा है? अ, इसको अच्छी तरह समझने के लिए और इस पूरे क्षेत्र का सामरिक महत्व समझने के लिए भारत के इस क्षेत्र से ऐतिहासिक संबंधों पर दृष्टिपात जरूरी है। हम कोशिश करेंगे कि संक्षेप में उसका चर्चा करें, मगर विस्तृत जानकारी आपको पीडीएफ में मिलेगी। इसके अतिरिक्त भारत के पड़ोस में भूटान को लेकर घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ है जो आशंकाओं को जन्म देता है। भूटान ने पहले पहल ये बात कही है कि डोकलाम क्षेत्र में जहाँ ट्राई जंक्शन है, जहाँ त्रिकोणीय जमीनें स्पर्श करती हैं सरहद, वहाँ चीन बराबर का हिस्सेदार है इस विवाद में, तो इसका निपटारा उसके साथ ही होना चाहिए। इस तरह का वक्तव्य पहले भूटान ने नहीं दिया था, तो इसका क्या संकेत लिया जाए भारत-भूटान संबंधों के परिदृश्य में, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ें। पहली बार हम देखेंगे कि क्या कूटनैतिक विकास हुआ है, समुद्र में क्या प्रवाह है, भारत डोकलाम, भारत भूटान और चीन क्या-क्या हो रहा है। हिंद महासागर में जो बवंडर जिसकी बात हम आपसे कर रहे थे, वो सबसे पहली बात ये ध्यान देने की, रेखांकित करने की है कि ये पूरा क्षेत्र एक विभाजित व्यक्तित्व वाला क्षेत्र है, जिसे अंग्रेजी में स्प्लिट पर्सनैलिटी कहते हैं। कुछ-कुछ ऐसा यहाँ देखने को मिलता है। कुछ प्रभाव हज़ारों साल से इस क्षेत्र में भारत का है, कुछ प्रभाव चीन का है और जो इंडो चाइना का इलाका कहलाता है हिंद चीन का, वहाँ दोनों ये प्रभाव मिलते नज़र आते हैं। ईसा के जन्म से 300 सदी पहले से एक इस समुद्री मसाला राजमार्ग से व्यापार होता रहा है और 15वीं शताब्दी ईस्वी तक भारत का प्रभाव ही इस क्षेत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा है। बीच-बीच में चीनी नौसैनिक बेड़े यहाँ पहुँचते थे, मगर राजराजेंद्र चोल के काल से जब भारतीय प्रभुत्व है, वो यहाँ देखने को मिलता है। और एक फ्रांसीसी विद्वान पॉल सेदिस ने एक किताब लिखी थी कि इंडियनाइज्ड स्टेट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, अर्थात दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीय प्रभाव वाले देश। तो फूनान, चंपा, यवद्वीप, पूर्णद्वीप, आज का बोर्नियो, यवद्वीप जावा, चंपा फूनान, आज का वियतनाम, ये सारे क्षेत्र वो थे जो भारतीय प्रभाव में थे। अ, इसी तरह से जो संलग्न हमारे पड़ोसी देश है म्यांमार, अ, वो हमारे प्रभाव में, भारतीय प्रभाव में रहा हुआ है। फिलीपींस अपेक्षाकृत दूर था, मगर कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड में आपको भाषा हो, संस्कृति हो, कला हो, स्थापत्य हो या राजनीतिक प्रणालियां हो, उस सब जगह भारतीयकरण का प्रभाव हमको साफ-साफ देखने को मिलता है। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रभाव में कमी 13वीं शताब्दी में आनी शुरू हुई, जब से इस पूरे क्षेत्र में अनेक देशों के सुल्तानों ने इस्लाम को ग्रहण किया।
अब ये इस नक्शे पर आप अगर दृष्टि डालें तो आपको ये तीर वो रेखांकित कर रहे हैं कि कहाँ से सामग्री आती थी, कहाँ भारत से जाती थी, भारत से कहाँ जाती थी। ये नाम इन देशों के आज के वो जो हैं अंग्रेजी में लिखे हैं, मगर आप बड़ी आसानी से नक्शे में इन देशों को पहचान सकते हैं। पूरा दक्षिण पूर्व एशिया 2 हिस्सों में बँटा है, जिसे मलय हिस्सा कह सकते हैं आप, और गैर मलय हिस्सा कह सकते हैं, जो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया वाला है, जहाँ प्रभाव आपको अपेक्षाकृत चीनी नस्ल का ज्यादा नजर देखने को मिलता है। मगर इसका अर्थ ये नहीं कि स्वाभाविक प्रभाव क्षेत्र चीन का था। वियतनाम में लगभग 1000 साल पुरानी यादें हैं चीन के आधिपत्य के विरुद्ध संघर्ष करने की, जिनमें विस्तार में जाने की अभी आपको जरूरत नहीं है, मगर यदि आप देखें तो ये आपके लिए समझना महत्वपूर्ण है। भारत और इस पूरे समुद्र का की जो भूमिका इस क्षेत्र के साथ व्यापारिक संबंधों में रही है, वो महत्वपूर्ण है। जिस क्षेत्र को आज दक्षिण पूर्व एशिया कहा जाता है, उसका नामकरण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ, जब लॉर्ड माउंटबेटन अंग्रेजी नौसैनिक बेड़े की कमान संभाले थे श्रीलंका में, तो भारत के दक्षिण पूर्व में इलाका जो था वो उसको उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया कहा। मगर हमारे लिए ये मलय द्वीप था, यवन द्वीप समूह था, और इसके साथ रेशम, चंदन, हाथी दांत, मसाले, रत्न आदि का व्यापार होता था। इस्लाम का जो रूप यहाँ 13वीं सदी में फैला वो सूफीवादी था, वो उदार था, वो एक तरह से समन्वयात्मक था। ये इस्लाम का वही स्वरूप था जो आपको हिंदुस्तान में विभाजन के पहले पाकिस्तान वाले क्षेत्र में या बांग्लादेश में, आज के बांग्लादेश में देखने को मिलता है। तो इस्लाम के आने से कोई दरार नहीं पड़ी थी। जो मिथक थे, जो पुराण थे, जो कलाएं थी, जो लोक कलाएं थी, जो भाषा थी, जो राजनीतिक प्रणालियां थी, जो दर्शन शास्त्र था, वो हिंदू बुद्धिस्ट प्रभाव का ही, हिंदू बौद्ध प्रभाव का ही रहा गया। उसको शिव बौद्ध प्रभाव भी आप कह सकते हैं। इंडोनेशिया में बोरोबुदुर का स्तूप था जो बौद्ध था, प्राम्बानन का मंदिर था जहाँ सुल्तान हेमंतबुवनो की लड़की जो खुद सलमान थे सीता का अभिनय करती थी। यदि आप देखें तो सबसे बड़ा दिव्य भव्य मंदिर कंबोडिया में अंकोर वट का था। और इसी तरह जो बागान में पगोडा थे, श्वेगॉन थे, वो सब थेरवाद बौद्ध का ही प्रभाव थे। जो राजवंश था वो अपने को राम राजवंश कहता था सियाम में, थाईलैंड में बाद में, और जो वहाँ की राजधानी थी वो अयोध्या यानी अयोध्या के नाम पे कहलाती थी। ये सारी बातें हमको ये बतलाती हैं कि इन संबंधों में असली बाधा इस्लाम से नहीं पड़ी। इन संबंधों में असली बाधा तब पड़ी जब यूरोपीय उपनिवेशवादी यहाँ आए, उन्होंने अपना साम्राज्य यहाँ स्थापित किया और अपने अपने उपनिवेशों को अपने अपने साँचे में ढालने की कोशिश की। जो फ्रांसीसी थे उनका आधिपत्य रहा हिंद चीन में, वियतनाम में, लाओस में, कंबोडिया में, कुछ समय तक थाईलैंड में। जो अंग्रेज थे उनका आधिपत्य रहा बर्मा में, मलया में, सिंगापुर में, और जो डच थे उनका प्रभाव रहा, जिसको ईस्ट इंडीज डच बाटविया कहते थे, जो आज का इंडोनेशिया है। इन यूरोपीय शासकों ने अपनी अपनी प्रतिस्पर्धा साम्राज्यवादी अलग से जारी रखी, मगर भारत के प्रभाव को क्रमशः कम करते गए, जितना कम करने की उनकी कोशिश हो सकती थी। उनका कानूनी ढांचा बदल गया, शिक्षा की प्रणाली बदल गई, संवैधानिक व्यवस्था बदल गई, और हर जगह शोषण की प्रणाली, अंग्रेजों का कहना था वे अधिक मानवीय हैं, डचों का कहना था वो अधिक समता पोषक हैं, और फिर फिलीपींस का भी रूप एक तरह से एक अमेरिकी उपनिवेश जैसा ही हो गया था इस पिछली सदी के करवट बदलने तक। तो ये बात अगर यदि आप ध्यान में रखें तो असली व्यवधान तब पड़ा। एक दृष्टिपात इसलिए जरूरी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसके बाद क्या परिवर्तन हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने एक जोरदार आक्रमण क्षेत्र में किया। उस आक्रमण में ऐसी तूफानी तेजी थी, उसने सभी यूरोपीय शक्तियों को यहाँ से उखाड़ फेंका। डच लोगों को इंडोनेशिया से, अंग्रेजों को मलया, सिंगापुर, बर्मा से। फिलीपींस अपेक्षाकृत कुछ समय तक बचा रहा, मगर उसे भी आखिरकार जापानी आधिपत्य देखना पड़ा। यदि आप देखें तो कुल मिलाकर इस दौर में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सुभाष बोस ने, जो तब जापानियों और जर्मनों के साथ सहायता लेकर लड़ रहे थे, इस दर्शन के अनुसार कि शत्रु का शत्रु हमारा मित्र है, और शुरू के दौर में वो अंडमान निकोबार तक पहुंचकर भारतीय तिरंगा फहराने में सफल हुए। मगर जैसे जैसे ये जापानी अभियान ज्वार से भाटे में बदलने लगा, तो लोगों को दो चार बातें याद आने लगी। जापानी उत्पीड़कों के प्रति संघर्ष शुरू हो गया, और उस संघर्ष में भारतीयों के विरुद्ध एक गुस्सा आया कि वो जापानियों के साथ सहकार कर रहे थे। आजाद हिंद फौज की घटना हो, वो भारतीयों के लिए प्रेरक थी। मगर जो बर्मा के लोग थे, इंडोनेशिया के लोग थे, जिनके सामने एक नई भूमिका रखी थी जापान ने, ईस्ट एशिया को प्रॉस्पेरिटी स्फीयर वाली, तो वो सहभागिता, सहकार की और परस्पर लाभ की तो थी, मगर जापानी कब्जावर
कम उत्पीड़क और शोषक नहीं थे किसी औपनिवेशिक शासक की तुलना में, तो कुल मिलाकर भारत को इसका विरोध का सामना करना पड़ा। सौभाग्य से नेहरू ने भारत की आजादी के बाद जो उपनिवेशवाद विरोध का मुखर स्वर उठाया, जो नस्लवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद के खिलाफ स्वर उठाया, शांति की नीति का पालन की बात की, पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, गुट निरपेक्ष आंदोलन की मुखियाई की, उस सब के कारण भारत इस खोई जमीन को फिर से हासिल करने में सफल हुआ। मगर इसी दौर में एक चीज ये हुई कि चीन ने अपने स्वार्थों को देखते हुए, भारत भले ही चीन की सहायता कर रहा था बांडुंग से लेकर के उसको सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट दिलाने तक के लिए, जिसमें समय लगा, मगर चीन जानता था कि उसे भारत के का कद बौना करना है, और भारत का कद बौना करने के लिए उसने गुट निरपेक्ष आंदोलन के बनाम नवोदित संघर्षशील राज्यों का, न्यू इमर्जिंग फोर्सेस का एक गठबंधन खड़ा किया, और बांडुंग के तत्काल बाद बेलग्रेड में सुकार्नो को इस बात के लिए ललचाया कि वो नेहरू के मुकाबले अपने को इन नए नवोदित देशों का नेता घोषित करें। बांडुंग में नेहरू और सुकार्नो एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, मगर इस बीच चीन ने इसके तत्काल बाद एक दरार पैदा कर दी भारत और इंडोनेशिया के बीच में, और बीजिंग, जकार्ता, पिंडी धुरी का निर्माण किया ताकि भारत का कद बौना हो जाए। दुर्भाग्य से शीत युद्ध की राजनीति ने इसके बाद भारत और दक्षिण पूर्वी के बीच दूरी बढ़ाई। अमेरिका ने जो सैनिक गठबंधन बनाए, सिएटो जैसे, आंजुस जैसे, उनकी सदस्यता जिन देशों ने ग्रहण की, फिलीपींस ने, मलेशिया, सिंगापुर ने, थाईलैंड ने अपने सैनिक अड्डे अमेरिकियों को दिए, वियतनाम में एक वैसा मुक्ति संघर्ष शुरू हुआ जब फ्रांसीसियों ने दोबारा कब्जा करने की कोशिश की। तो ये लंबा युद्ध सन 1945 से लगभग पूर्व संध्या से समाप्ति के द्वितीय विश्व युद्ध के जारी रहा 73 तक। तो लगभग ये 25-30 वर्ष चला संघर्ष। शीत युद्ध के कारण उसमें वियतनाम का विभाजन हो गया। जनरल मैकार्थर ने कोरिया का विभाजन किया, और एक जो हो ची मिन के नेतृत्व में साम्यवादी राष्ट्रवादी संघर्ष चला, उसमें डोमिनो थ्योरी का प्रतिपादन डलिस ने किया कि यदि एक देश गिरेगा, साम्यवाद की चपेट में आएगा, तो सारे देश गिरेंगे। तो इसमें जो गुटनिरपेक्ष देश भारत था, उसकी स्थिति बड़ी विकट हो गई। भारत को भले ही अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया गुटनिरपेक्ष होने के कारण, उसके अन्य सदस्य पोलैंड और कनाडा थे, मगर भारत की अर्थव्यवस्था इतनी जर्जर थी, वो विदेशी खाद्यान्न सहायता पर निर्भर था, तो उसके लिए एक स्वाधीन भूमिका निभाना कठिन होता जा रहा था। और इस कारण निरंतर बढ़ता हुआ जो प्रभाव था अमेरिकी और पश्चिमी या चीनी हिंद चीन में, उसके कारण थोड़ा बहुत फर्क पड़ा जब बांग्लादेश में मुक्ति अभियान में भारत ने हिस्सा लिया और ये दिखाया कि वो अमेरिकी धौंस धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है, तो भारत को उस स्थिति से थोड़ी निजात मिली जो 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद हुआ था। चीन के हाथों भारत की शर्मनाक हार के बाद दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को लगने लगा था कि भारत उनकी अगुवाई नहीं कर सकता, वो तो अपनी रक्षा में असमर्थ है। ये स्थिति आज कहीं कहीं इसकी अनुगूंज आज की समसामयिक राजनीति में भी हमको सुनने को मिल रही है। मगर यदि आप देखें तो आज जो समसामयिक उथल पुथल दक्षिण पूर्व एशिया में चल रही है, उसे समझने के लिए ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। आज हिंद महासागर के क्षेत्र में समसामयिक उथल पुथल क्या चल रही है? हाल में मलेशिया ने बीजिंग में ऐतिहासिक सौदों की सराहना की जो बीजिंग के साथ उसके हुए हैं। दक्षिण चीन सागर पर चीन के विस्तारवादी अभियान की छाया उनके मन में आशंकाएं पैदा करती है। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने चीन के अपने दौरे में ये कहा कि 170 अरब रिंगिट, जो लगभग 38.6 अरब अमेरिकी डॉलर के मूल्य के हैं, ऐसे के निवेश का चीन ने वादा किया है। अपनी यात्रा के दौरान अनवर इब्राहिम ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच समुद्री विवाद को लेकर चीन बातचीत के लिए तैयार है। यदि आप देखें तो चीन जब 9 डैश सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, तो उसके घेरे में, उसके लपेटे में पूरा बोर्नियो आ जाता है, जिसके बड़े हिस्से पर या तो इंडोनेशिया का हिस्सा अधिकार है या उत्तरी छोर पर मलेशिया का हिस्सा है। मगर यदि चीन इसको अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लेता है तो विवाद विकट हो सकता है, जिस तरह का विवाद फिलीपींस के साथ, वियतनाम के साथ उसका चल रहा है। मगर चीन ने आज ये बात तय कर ली है कि यदि भारत को के पर कतरने हैं, भारत की घेराबंदी करनी है, तो वो अन्य देशों के साथ कुछ रियायत कर सकता है, जो समझौते हैं सीमा विवाद में कर सकता है, और इसका खामियाजा भारत को अन्यत्र भुगतना पड़ सकता है। जितने देशों को भारत आसियान में अपना मित्र समझता है या उनके साथ आर्थिक संबंधों को घनिष्ठ करने की कोशिश कर सकता है, चीन उसमें सेंधमारी कर रहा है। यदि आप देखें तो मलेशिया
पाम ऑयल का बड़े पैमाने पर निर्यात करता है, भारत इसका सबसे बड़ा ग्राहक है। यही काम इंडोनेशिया भी करता है। मगर प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम जब युवा थे तो बड़े तेजस्वी, जुझारू, कट्टरपंथी इस्लामी छात्र नेता थे। बाद में वो चाहते भी थे तब तत्कालीन प्रधानमंत्री महातिर के, बाद में उनका मतभेद हो गया, उन पर समलैंगिक होने का आरोप लगाया गया, उन्हें कारावास भेजा गया, उनका राजनीतिक करियर बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की गई। मगर एक बार फिर सुरखाब वाले पक्षी की तरह से वो राख से उठकर पुनर्जीवित हो गए हैं और प्रधानमंत्री बनने में सफल रहे हैं। उन्हें एक संतुलन बनाए रखना है, कट्टरपंथी इस्लाम का ज्वार न फैले मलेशिया में, मगर मलेशिया की जो संघीय व्यवस्था है उसमें जो बारी बारी से वहां के जो प्रांतों के राजा हैं वो शासनाध्यक्ष बनते हैं, वो उनकी स्थिति वैसे तो बिल्कुल एक प्रतीकात्मक शोभा बढ़ाने वाली है, मगर वहां की मानसिकता यदि कट्टर इस्लामी होती है तो सामंतवादी संस्कार और कुर्बा परस्ती वाला संस्कार भी मलेशियाई राजनीति में प्रखर है। मलेशिया की राजनीति में जब चीन का हस्तक्षेप होता है तो दो बातों का उल्लेख और जरूरी है कि मलेशिया की आबादी का एक समय लगभग 40% हिस्सा चीनी वंशजों का था, चीनी मूल का था। आज घटकर ये 30-31 के आसपास आ गया है इस्लामी कट्टरपंथी के ज्वार के बढ़ने के साथ, और 10% हिस्सा भारतीय मूल के नागरिकों का था जो संतुलित करते थे चीन और मलयों के बीच की जो सांप्रदायिक संघर्ष की भूमिका थी। मगर ये युग बहुत पहले 1968 में समाप्त हो गया है। तब से मलय जो हैं उनको भूमिपुत्र कहा जाता है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है, उनकी विशेष स्थिति राजनीति में स्वीकार की जाती है, और चीनियों का जो वर्चस्व आर्थिक जीवन में था उसकी भी कटु आलोचना होती है कि उन्होंने मलयों को उद्यमी नहीं बनने दिया है। इन सब बातों को अनवर इब्राहिम ने ध्यान में रखना है, और चूंकि वो एक इस्लाम मलेशिया में इस्लामी संस्कार राजनीति में बढ़ा है, और जो वहां जनतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली थी उसमें कहीं ना कहीं सांप्रदायिक कटुता के आने से एक विस्फोट की संभावना नस्ली दंगों की बढ़ी है। और इसलिए अनवर इब्राहिम जब भारत के साथ संबंधों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें चीन की छाया पर सोचना होगा। मजेदार बात यह है कि लगभग $3 खरब का व्यापार मलाक्का समुद्री जलबंध से जाता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा है। भारत इसको अनदेखा नहीं कर सकता। इसी तरह मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम में जो दावे हैं चीन के इस क्षेत्र में, उनको लेकर आज हमें लगता है कि उथल पुथल थोड़ी शांत है, वो बवंडर थोड़ा थम रहा है, मगर वो थम सिर्फ इसलिए रहा है कि चीन चाहता नहीं कि कई मोर्चों पे एक साथ उसे लड़ना पड़े। वो भारत का कद बोना करने के लिए लगा हुआ है। चीन की इंडोनेशिया के साथ एक बात करें तो लोकतांत्रिक चीनी शिविर में जा रहा है आसियान के कई देश। क्षमा करें, यहाँ पे ये आसियान में थोड़ा वर्तनी में गड़बड़ है। ये आसियान लोकतांत्रिक देश चीनी शिविर में जा रहे हैं। क्या आसियान के देश वास्तव में जनतांत्रिक थे? क्या इंडोनेशिया को, जहां बड़े लंबे समय तक पहले सैनिक तानाशाही रही है, फिर लंबे समय तक एक ही व्यक्ति लगभग वहां शासक रहा है, तो क्या उसे हम जनतांत्रिक कह सकते हैं? हाल में इंडोनेशिया ने ये घोषणा की है कि वो कालिमांतान उत्तरा में एक नई राजधानी का निर्माण कर रहा है। इस नई राजधानी का निर्माण नुसंतरा नाम से होगा और वर्षा वन आच्छादित क्षेत्र में ये होगा। इसको लेकर पर्यावरण के विषय में लोगों ने कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं। इससे पर्यावरण का कितना नुकसान होगा, जहां बड़े पैमाने पर जो ऊर्जा की जरूरत होगी उसको पूरा करने के लिए चीनी सहायता से बांध बनाए जा रहे हैं, अर्थात चीन की पैठ इस क्षेत्र में भी हो रही है जहां अब तक वो पैर नहीं पसार सकता था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप दैत्याकार अनवर इब्राहिम के पूर्ववर्ती शासक पर मलेशिया में लगाए जाते हैं तो नजीब पर, उसी तरह की स्थिति आपको देखने को मिलती है कि इंडोनेशिया में जो सर्वशक्तिमान शासक होता है, क्या उसके साथ जुड़े न्यस्त स्वार्थ इन वर्षावनों को नष्ट करने में वैसी भूमिका भविष्य में नहीं निभाएंगे कि नई राजधानी के निर्माण के बहाने आप वर्षावनों को खाली करेंगे, जमीन का नया उपयोग होगा, जिस तरह का ब्राजील में बोल्सोनारो के कार्यकाल में हुआ था, जिसे लुला आज तक क्षतिपूर्ति करने में सफल नहीं हुए। बोर्नियो वाली जो वर्षावन है वो अमेजोन के वर्षावनों के बाद सबसे दूसरे घने वर्षावन है। तो ये संकट पर्यावरण का है, ये संकट मौसम बदलाव के साथ जुड़ा है, ये संकट चीन के जो उधार का शिकंजा होता है डेट ट्रिप उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब भारत ने हाल में कई महीनों से
म्यांमार की जो जो सैनिक तानाशाही है उसके साथ अति यथार्थवादी तरीके से अपने संबंधों का संचालन किया है। हमें लगता है कि हाँ, आदर्शवाद की गुंजाइश नहीं, सामरिक संवेदनशीलता को देखते हुए हम अपने संबंधों को यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार ही आचरण करेंगे। मगर इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने अधिकारों की अति यथार्थवादी व्याख्या करते हुए चीन की हथकंडों को वहां भुला दें। चीन हमसे कहीं अधिक बेहतर स्थिति में म्यांमार में है, जहां उसने फौजी तानाशाहों को लगभग अपनी जेब में कर रखा है। जितनी नाजायज खनिजों की महंगे रत्नों आदि की, जेड आदि की खुदाई होती है, जितना वहां जंगलात की कटाई होती है, वो सब नाजायज व्यापार की तस्करी चीन और तानाशाही सेना के गठजोड़ से हो रही है, जिसका खामियाजा वहां के अल्पसंख्यक करेन चिन भुगत रहे हैं, रोहिंग्या तो भुगत ही रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि दक्षिण पूर्व एशिया में, विशेष रूप से फिलीपींस और इंडोनेशिया में भारत की हथियारों की बिक्री बढ़ने की जो संभावना थी, वो चीन की गतिविधि के बाद कुछ घट सकती है। इसके बारे में हमको ये भी ध्यान में रखना होगा क्षमा कीजिए, हमको ये भी ध्यान में रखना होगा कि इंडोनेशिया संसार का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। मलेशिया का जिक्र हमने किया, वहां भी मुस्लिम आबादी का बाहुल्य है। मगर इनमें से कोई भी देश चीन की उइगुर सिंकियांग प्रांत में मुसलमानों के मानवीय अधिकारों के हनन की बात उठाने को तैयार नहीं है, क्योंकि समर्थ के आगे हर एक आदमी झुकता है। इस दृष्टिपात के बाद अब हम देखें कि चीन की हथकंडे और चीन की सरगर्मियां दूसरी जगह कहां बढ़ रही हैं। डोकलाम भारत भूटान और चीन की साजिश ये उल्लेखनीय है। डोकलाम भारत भूटान और चीन अपने इतिहास के बड़े हिस्से में भूटान ने अपने को अपने तक सीमित रखा है। ये एक भूमिबद्ध राज्य है। ये अंग्रेजों के शासनकाल में एक संरक्षित राज्य था। विदेशी मामलों के में और रक्षा मामलों में आजादी के, भारत की आजादी के बाद भी उसने भारत की सलाह मानना स्वीकार किया था 1949 की संधि के अनुसार। और भारत और भूटान के बीच में घनिष्ठ आत्मीय संबंध रहे हैं। बहुत बाद में भारत की इच्छा से, भारत के प्रोत्साहन से भूटान ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण की, अपनी अपने दूतावास अमेरिका में और अन्यत्र खोले। मगर वो भारत से सलाह लेता रहता था वैदेशिक मामलों में और सामरिक मामलों में। और भारत ने भूटान की सुरक्षा के लिए एक पूरी डिवीजन, लगभग 40-50 हजार सैनिक तैनात किए हुए थे भारत भूटान सैनिक सहायता अभियान के अनुसार भूटान में। जाहिर है कि भूटान के सुरक्षा की जो जिम्मेदारी थी वो इन सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को इसलिए सौंपी गई थी कि चीन से खतरा था। और तब तक भूटान, आज भी भूटान का दूतावास चीन में नहीं है। मगर हाल के वर्षों में भूटान ने भारतीय मित्रों से विदेश नीति के क्षेत्र में मार्गदर्शन लेना धीरे धीरे कम कर दिया है। भारत की रजामंदी के साथ ही विद्वानों का मानना है कि भारत एक संरक्षित राज्य न बनाना चाहता है भूटान को, न सुरक्षित राज्य बनाना चाहता है। भूटान अपने एक संप्रभु राज्य के रूप में अपनी विदेश नीति का संचालन करना चाहता है। भूटान धीरे धीरे 1971 के बाद से उसने बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की। 72वें नए व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने भूटान के साथ एक नई संधि पर हस्ताक्षर किए 2007 में, जिसमें नई मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें भूटान व्यापक संप्रभुता के साथ विदेश नीति पर भारत का मार्गदर्शन देने की आवश्यकता नहीं समझता। भूटान को हथियार के आयात के लिए भी भारत की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि भूटान भारत के सामरिक संवेदनशील हितों की बिल्कुल उपेक्षा कर सके। ये नक्शा अगर आप देखेंगे तो उस नक्शे में आपको पता चलेगा कि जिसे सिलीगुड़ी गलियारा कहते हैं, सिक्किम, भूटान, भारत और चीन के तिब्बत स्वशासित क्षेत्र के बीच का जो क्षेत्र है, ये गलियारा भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि चीन इस पर आक्रामक कोई दबाव बढ़ाता है तो पूरे पूर्वोत्तरी 7 राज्यों के लिए भारत का आवागमन बाधित हो सकता है। और पिछली बार भी याद आप करें तो 1962 का जो सैनिक संघर्ष हुआ था, उसकी शुरुआत नाथुला में सिक्किम से ही हुई थी। नक्शे को आप ध्यान से बाद में देख सकते हैं। पिछले 2 दशकों में कई ऐसे कारक हैं जिन्होंने भूटान को अपने संबंध चीन के साथ बदलने को विवश किया है या सुलझाने के लिए कहिए मजबूर किया है। इन कारकों में उसकी अपनी बदलती अर्थव्यवस्था है। भूटान ने पिछले महाराज के चोग्याल के शासनकाल में हैप्पीनेस इंडेक्स को सबसे महत्वपूर्ण समझा था, आर्थिक विकास को नहीं। मगर आज जो भूटान की नई पीढ़ी है वो इंटरनेट से प्रभावित है, वो सैटेलाइट संप्रेषण से प्रभावित है, वो उसके नौजवान दुनिया में पढ़ चुके हैं, भारत से के इतर अनेक देशों में जा चुके हैं। वो अपनी अस्मिता को बचाए रखना चाहते हैं।
अपनी राष्ट्रीय पहचान, पोशाक, भाषा, स्थापत्य को बचाए रखना चाहते हैं। वो अपने यहाँ पर्यटकों को सीमित संख्या में आने देना चाहते हैं ताकि उनकी अपनी राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान नष्ट ना हो। मगर इसके साथ-साथ वो ये भी नहीं चाहते हैं कि सस्ते कम खर्च करने वाले भारतीय नागरिकों की भीड़ वहाँ पहुँचे। वो ये भी नहीं चाहते हैं कि भारत यदि अपनी ज़मीन पर चीन के अतिक्रमण को अनदेखा कर रहा है, वो गलवान घाटी हो या वो अरुणाचल प्रदेश में हो, तो वो क्या भारत से भरोसा कर सकते हैं कि यदि चीन उन पर दबाव डालता है तो भारत उनकी रक्षा में समर्थ होगा। तो डोकलाम में कुछ वर्ष पहले भले ही भारत ने चीनियों को आँखों में आँखें डालकर वार्तालाप किया था, मगर उसके बाद का जो घटनाक्रम है, वो भरोसा नहीं दिलाता है भूटान जैसे भूमिबद्ध देश को कि इससे बेहतर यही है कि हम चीन के साथ एक समझौता कर लें। चीन भले ही सलाइनी स्लाइसिंग कर रहा हो, चीन भले ही भूटान के साथ अपनी जुड़ी सरहद पर गाँव बसा रहा हो, मगर जहाँ तक भूटान का प्रश्न है उसके लिए निर्जन वीरान क्षेत्र है और वो इस बात से ज़्यादा परेशान नहीं है और चीन के पास जिस कदर निवेश के लिए धनराशि है, उसका मुकाबला करना भारत के लिए कठिन है। जब तक चीन ये भ्रम बनाए रख सकता है कि वो हर एक के साथ एक संवाद करेगा और एक अच्छी पहल करेगा और समझौता कर लेगा, तो उनको लगता है कि भारत के संवेदनशील राष्ट्रीय हितों को भी कम से कम कुछ समय के लिए स्थगित वो ज़रूर कर सकते हैं। चीन चाहता है कि ट्राई जंक्शन जो है वो बटांगला से 7 किलोमीटर दक्षिण में माउंट जिम्पोचो नामक घाटी पर आ जाए। यदि ऐसा होता है, तो पूरा का पूरा डोकलाम पठार कानूनी रूप से चीन का हिस्सा बन जाता है, जो उनके लिए बहुत आसान कर देगा उस सिलीगुड़ी गलियारे पर नजर रखना, हमला करना। ये स्थिति विकट होती जा रही है। जनवरी 2020 में चीन ने पूर्वी भूटान में सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य पर दावा किया था। ये दावे भूटान ने तब खारिज कर दिए थे, मगर आज यदि वो कहता है कि हम संवाद के आधार पर अब इन सब विवादों का निपटारा कर सकते हैं, तो भारत आखिर इसमें क्या भूमिका रख सकता है? भूटान संप्रभु देश है और हाल ही में जब उसके प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि डोकलाम के विवाद में 3 पक्ष हैं, चीन, भारत और भूटान, तो भारत के कान खड़े हुए, पर भारत इसमें कर बहुत ज्यादा नहीं सकता है। भूटान के राजा जिग्मे खेसर वांगचुक ने भूटान चीन सीमा मुद्दे पर अपने प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग की टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक भारत यात्रा की और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जानी तय है, मगर इस बात की संभावना बहुत कम है कि भारत कोई ठोस आश्वासन इस विषय में भूटान से प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि भूटान जो कह रहा है वो एक संप्रभु राज्य के लिए बिल्कुल वाजिब है कि उसने अपने सीमा विवाद का निपटारा चीन के साथ संवाद के अनुसार कर लिया है। तो अब भारत वहां कहाँ बीच में पड़ सकता है? और यदि जहां ट्राई जंक्शन है वहां चीन कहता है हम संवाद के लिए तैयार हैं, मगर वो आएगा नहीं, क्योंकि यदि वो आएगा तो उसकी रणनीति वही होगी राजनयिक जो उसकी ग्वालाम में थी कि आप यहाँ से 5 किलोमीटर हटिए, हम यहाँ से 5 किलोमीटर पीछे हटेंगे। मगर एक बार जब भारत 5-7 किलोमीटर पीछे हट जाता है, तो चीन अपने वादे से मुकर जाता है, तब तक भारत अपना सामरिक जो फायदा है, उसको गंवा चुका होता है। ये चीजें हमारे लिए उल्लेखनीय है। भारत का सबसे बड़ा शत्रु कहिए, बैरी कहिए, प्रतिद्वंदी कहिए, वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चीन ही है और रूस के यूक्रेन में आक्रमण के बाद जो शक्ति समीकरण बनते हैं रूस और चीन के बीच में और जो अमेरिका की छवि पतनशील राज्य के रूप में हुई है, उसे देखते लगता नहीं कि इसमें कोई अंतर पड़ेगा। इस बार इतना ही। अगली बार मुलाकात होने तक नमस्कार, धन्यवाद।